आज हम एक बहुत ही गंभीर तहकीकात पर नज़र डालेंगे। ये फ्रंटलाइन और बीबीसी की एक पड़ताल है, इराक में चल रही एक विवादास्पद प्रथा के बारे में। ये कहानी आपको धर्म, शोषण और सत्ता के उन अंधेरे कोनों में ले जाएगी जहां अक्सर कोई झांकता नहीं है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये वाकई कोई पवित्र धार्मिक प्रथा है या फिर ये सिर्फ एक ढोंग है, एक पर्दा है सबसे कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब हो रहा है शिया इस्लाम के कुछ सबसे पाक, सबसे पवित्र माने जाने वाले जगहों पर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रथा है क्या। ये पूरा विवाद जिस एक रिवाज के इर्द गिर्द घूम रहा है वो है क्या। इस तहकीकात का पहला हिस्सा हमें इसी की जड़ों तक ले जाता है। इसे कहते हैं मुता निकाह। ये एक बहुत पुराना शिया रिवाज है। इसे प्लेजर मैरिज या टेम्पररी मैरिज मतलब कुछ समय की शादी भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक पुरुष पैसे देकर एक महिला को कुछ वक्त के लिए अपनी पत्नी बना सकता है, और ये वक्त कुछ घंटे भी हो सकता है और कुछ साल भी। अब यहीं पर सारी बहस शुरू होती है। इसको लेकर दो बिल्कुल अलग, एकदम आमने सामने की राय हैं। एक तरफ कुछ मौलवी हैं जो कहते हैं कि देखो, ये तो शरिया कानून के हिसाब से जायज़ है, बल्कि ये तो ज़रूरतमंद औरतों की मदद करने का एक तरीका है। और दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं, और यहाँ तक कि इराक का कानून भी, जो इसे सीधे सीधे वेश्यावृत्ति मानता है, एक ऐसा तरीका जिससे कमज़ोर महिलाओं और बच्चियों का शोषण होता है। ये तो हो गई कानून और रिवाज की बात, लेकिन इसका इंसानी पहलू क्या है? असल जिंदगी में लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अब हम वो देखेंगे कि कैसे ये प्रथा कुछ लोगों के लिए तबाही लेकर आई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले इराक के हालात को समझना ज़रूरी है। सोचिए, सालों की लड़ाई और जंग के बाद आज वहां 10 लाख से भी ज़्यादा औरतें विधवा हैं। 10 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लाखों औरतें और बच्चे बिल्कुल बेसहारा हैं। और जब कोई बेसहारा होता है तो उसका फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है रसूल की। नाम बदल दिया गया है और आवाज़ भी एक एक्टर की है, उसकी सुरक्षा के लिए। आज वो 16 साल की है। वो बताती है, मुझे जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बस 13 साल की थी। उसने मेरी वर्जिनिटी ले ली, मेरा इस्तेमाल किया और फिर गायब हो गया। ये तब हुआ जब उसके अब्बा की मौत के बाद उसका परिवार पूरी तरह टूट गया था और उसे इस प्लेजर मैरिज के दलदल में धकेल दिया गया। और पता है, रसूल की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। इस तहकीकात ने एक और भी ज्यादा डरावनी सच्चाई को उजागर किया। वो ये कि कुछ मौलवी, मतलब धर्मगुरु, इस प्लेजर मैरिज का इस्तेमाल एक सिस्टम की तरह कर रहे थे, औरतों और बच्चों को फंसाने के लिए, उनकी दलाली करने के लिए। ये कोई एक दो लोगों की गलती नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड काम था। अब इतने बड़े इल्जाम को साबित करना आसान नहीं था, तो इन पत्रकारों ने एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने रंगे हाथों सबूत कैसे जुटाए। रिपोर्टर ने क्या किया, वो काजिमिया गए और 10 अलग अलग मौलवियों से मिले। उन्होंने कहा कि मुझे एक 13 साल की बच्ची से प्लेजर मैरिज करनी है, और जो नतीजा सामने आया वो दिमाग सुन करने वाला था। आप इस चार्ट में देखिए, 10 में से 8 मौलवी इसके लिए तैयार हो गए। 10 में से 8। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। उनमें से एक मौलवी का नाम था सैयद राद, और ये कोई ऐरा गहरा नहीं था। इसके पास बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का लाइसेंस था। सुनिए उसने रिपोर्टर को क्या सलाह दी कि एक 13 साल की बच्ची की वर्जिनिटी लेने के बाद क्या करना है। उसने कहा, देखो, लड़की को तुम्हारी हर बात माननी होगी, और अगर खून न निकले तो समझ लेना कि वो वर्जिन नहीं थी, फिर उसे पैसे मत देना। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। करबला में एक और मौलवी मिला, शेख सलावी। वो खुद को एक ताकतवर शिया मिलिशिया के मेंबर बताता था। उसने जो कहा वो सुनकर रूह कांप जाती है। उसने कहा, मैं सबसे कम उम्र की जो लड़की ला सकता हूं वो 9 साल की है। 9 साल, ये स्टार्टिंग एज है। मतलब ये मामला सिर्फ निकाह कराने तक ही नहीं रुका था। रिपोर्टर ने जब पूछा कि क्या आप कोई औरत भी मुहैया करा सकते हैं, तो सैयद राद और शेख सलावी दोनों फौरन मान गए। शेख सलावी ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि 20 से 30 साल की उम्र की कई औरतें हैं, तुम चुन लो। ये लोग सीधे सीधे दलाली कर रहे थे, धर्म की आड़ में। ठीक है, तो जब रिपोर्टर्स के हाथ में इतने पुख्ता सबूत आ गए तो वो गए अधिकारियों के पास, धार्मिक लीडर्स के पास, सरकार के पास जवाब मांगने। लेकिन उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ खामोशी की एक मजबूत दीवार। कौन कौन चुप रहा?
सुनिए, शिया मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, 20 से ज्यादा बड़े बड़े शिया धर्मगुरु और तो और खुद इराकी सरकार, किसी ने भी कैमरे पर आकर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इससे साफ पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। हाँ, एक बयान जरूर आया इराक के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला अल सिस्तानी के ऑफिस से। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन उन्होंने सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया। कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकारी कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रहे। और सरकार ने क्या किया? उन्होंने तो गेंद वापस पीड़ितों के पाले में ही फेंक दी। उनका कहना था, देखिए, अगर औरतें खुद पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं आती तो हमारे लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है। ये बात वो उन औरतों से कह रहे थे जो अपनी जान के डर से मुंह तक नहीं खोल सकती। तो अब हम आते हैं इस कहानी के अंजाम पर, और ये अंजाम उन लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है जो इस पूरे सिस्टम का शिकार हुए हैं। उनके लिए इंसाफ कोसों दूर है। एक बार फिर से रसूल की कहानी को याद करते हैं। 12 साल की उम्र में उसके पिता गुजर गए, 13 साल की उम्र में उसकी पहली प्लेजर मैरिज हुई, और आज जब वो 16 की है, उसी एक मौलवी ने उसे 1 दर्जन से ज्यादा बार इन अस्थायी शादियों में धकेला है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा दलदल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो आखिर में इस पूरी तहकीकात का हुआ क्या? नतीजा सिफर, कुछ नहीं बदला। जो पीड़ित थे वो आज भी उसी जाल में फंसे हैं। इंसाफ की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं। जो मौलवी ये सब कर रहे थे वो आज भी बेखौफ घूम रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो अब भी आंखें मूंदे बैठे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही अपने सबसे कमजोर लोगों को बचाने में नाकाम हो जाए तो फिर असल में इसका जिम्मेदार है कौन?